नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में, जहां मैं राजीव अहिर द्वारा लिखी गई स्पेक्ट्रम बुक को कवर अप कर रहा हूं। इससे पहले इस चैप्टर के 4 वीडियोस मैंने YouTube पे डाल दिया है और ये इस चैप्टर का 5वां वीडियो है। हम लोग चैप्टर 3 से राजीव अहिर द्वारा लिखे स्पेक्ट्रम को कवर अप कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पुर्तगालियों के इन्वेंट को देखा। उसके बाद पुर्तगालियों ने जिस तरीके से अपने ट्रेड को और अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को भारत में एक्सेल कर रहे थे, उसके बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया था। अभी पुर्तगालियों के कुछ सेगमेंट्स बाकी थे, जिसे मैं आज इस वीडियो में कवर अप कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अगले वीडियोस में हम लोग अंग्रेज़ों के द्वारा जो पॉलिसीज़ और उनके आगमन के बाद जिस तरीके से ऐतिहासिक परिवर्तन हमारे देश में देखे गए, उसके बारे में स्टडी करेंगे। हम सबको यह बात पता है कि पुर्तगालियों के आगमन के बाद उनके द्वारा भेजे गए गवर्नरों ने भारत में उनकी स्थिति को मजबूत बनाया। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से उनके द्वारा भेजे गए हर गवर्नर ने पुर्तगालियों के पॉलिसीज़ को बेहतर तरीके से भारत के भूमि पे इम्प्लीमेंट किया। इस वीडियो में हम लोग पुर्तगालियों के उस दिन की बात करेंगे, उस समय की बात करेंगे जो उनके लिए बहुत ही बेहतर समय था, जहां वो भारतीयों के साथ, उनके शासकों के साथ प्रत्यक्ष रूप से उनकी नीतियों को प्रभावित कर रहे थे। हम सबको यह बात पता है कि वास्को डी गामा 1498 में भारत आता है और उसके साथ ही यूरोपियन देशों का आगमन भारत में शुरू होता है एक व्यापारी कंपनी के रूप में। पुर्तगालियों ने इतने शानदार तरीके से काम किया था कि वास्को डी गामा के आने के लगभग 50 साल के बाद उन लोगों ने अधिकांश जो हमारे ओशनिक एरियाज़ हैं, चाहे वो ईस्टर्न कोस्ट हो चाहे वो वेस्टर्न कोस्ट हो, दोनों पे उन्होंने अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था। अगर हम वेस्ट कोस्ट की बात करते हैं तो 60 साल के बाद वास्को डी गामा के अराइवल के लगभग 60 मील, यानी कि पश्चिमी कोस्ट पे लगभग 60 मील का जो एरिया है वो उन्होंने एक्वायर किया था, जिसमें मुंबई, दमन दीव, इसके अलावा गोवा, जिससे वो आसानी से गुजरात पोर्ट को भी रीच कर पा रहे थे, शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसे नैरो ट्रैक का निर्माण किया था जो 4 महत्वपूर्ण बंदरगाहों को एक साथ जोड़ती थी, एक ही रेखा से जोड़ती थी, जिसमें पहला था मैंगलोर, कोचीन, कैननौर और कालीकट। ये चारों आपके वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स हैं, जो उस समय ट्रेड, आज के समय में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। अगर मैं ईस्टर्न कोस्ट की बात करता हूँ तो सेंट थॉमस, नागपत्तनम और ये आपका हुगली। सेंट थॉमस जो कि चेन्नई में है, नागपत्तनम जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है और हुगली जो कि कोलकाता में है। इन सभी पोर्ट्स पे पुर्तगालियों ने अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था। आप समझ पा रहे हैं वो किस लेवल से आगे बढ़ रहे थे, वो कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, उनकी नीतियाँ किस तरीके से भारतीयों को प्रभावित कर रही थी, वो हमें आगे देखने को मिलेगा। जब कोई भी देश इस स्तर पे आकर के किसी देश की नीतियों को प्रभावित करता है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, अगर आप किसी देश की आर्थिक संप्रभुता पे अधिकार कर पा रहे हो,
उसकी आर्थिक नीतियों को प्रभावित कर रहे हो, तो वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां अगर आप सक्सेसफुल हो पा रहे हो तो वहां से आप उसके पॉलिटिकल इश्यूज़ में भी, उसके लोकल, उसके पर्सनल अधिकांश इश्यूज़ में आप डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकते हो। और पुर्तगालियों ने भी ऐसा ही किया। इन सारे पोर्ट्स के अलावा उस समय पुर्तगालियों ने लगभग सैकड़ों शहर और गांव को भी अपने कब्जे में किया था, जो इस बात को बताता है कि वो अब चाह रहे थे कि वो यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स को अपने हिसाब से कंडक्ट करें। इसके अलावा उस समय जो भारत में लोकल रूलर्स थे, उनके राज्यों में भी, उनके दरबार में उन्होंने अपने राजदूतों को भेजा और उनसे कई ऐसे एग्रीमेंट साइन करवाए जो उनके लिए बेनिफिशियल थे। हम सबको यह बात पता है कि ये चीज़ें आगे आने वाली विदेशी कंपनियों ने भी किया था। खैर वो आगे की बात है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ, पुर्तगालियों ने ना सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन करवाया, बल्कि समय दर समय उसको रिन्यू भी करवाया ताकि उन्हें ट्रेड करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा हम सबको यह बात पता है, उस समय हमारे देश में मराठा, इसके अलावा जो दक्कन्स के सुल्तान थे, इसके अलावा आपके जो मुगल्स थे, ये 3-4 जो महत्वपूर्ण राज्य थे, उनमें हमेशा क्षेत्र के लिए या किसी भी इशू पे वॉर होते रहते थे। और क्योंकि पुर्तगीज़ अब यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थे, तो वो उन लड़ाइयों में एक अहम भूमिका प्ले कर रहे थे और उससे अपने हित को भी साध पा रहे थे। वो यूं ही कोई भी राजा या कोई भी व्यापारी कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने के मन से आती है, व्यापार में फ़ायदा होने की वजह से वो कंपनियां अब वहाँ के लोकल इंटरेस्ट को प्रभावित करती हैं, तो अगर उसके द्वारा, अगर उस कंपनी से किसी राज्य ने हेल्प मांगी है, तो वो निस्संदेह बिना किसी स्वार्थ के वो कभी उस राज्य को हेल्प नहीं करेगा, जो उस समय के कंडीशन में दिखता है। इन सारे चीज़ों के अलावा हम सबको यह बात पता है कि ये जो एरियाज़ थे, आप सबको ये मैं दिखा पा रहा हूँ, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट दोनों एरियाज़ पुर्तगीज़ के कंट्रोल में थे। और अगर कोई भी राज्य या कोई भी व्यापारी कंपनी किसी भी देश के कोस्टल एरियाज़ और उसके पोर्ट्स को कंट्रोल कर पा रही है, तो उससे वो उस देश के, उस राज्य के, उस क्षेत्र के अधिकांश गतिविधियों को कंट्रोल कर पाने में सक्षम होगी, यह दिखता है। ऐसा नहीं था कि केवल कि सारे जो पोर्ट्स थे वो पुर्तगालियों के ही नियंत्रण में थे। कुछ ऐसे पोर्ट्स थे जहाँ पे वो उतने कंसोलिडेटेड, उतने संगठित नहीं दिखते थे, उतने ऑर्गेनाइज नहीं थे। जिसमें से एक था आपका मालाबार कोस्ट जो था, वो उतना कंसोलिडेटेड नहीं था। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, जहाँ 6-7 हमको यह बात पता है कि जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे आपका कोचीन, कन्नौर, कालीकट, इसके अलावा गोवा, दमन दीव, गुजरात, फिर आपका जो मुंबई का पोर्ट था, वो सारे उनके कंट्रोल में थे। तो मालाबार पोर्ट उसके कंट्रोल में है नहीं है, इससे उनके आर्थिक गतिविधियां या फिर राजनीतिक गतिविधियों में कोई फर्क नहीं पड़ पा रहा था। तो ऐसे कह सकते हैं कि मालाबार पोर्ट जो था वो उतना कंसोलिडेटेड नहीं था, लेकिन इससे पुर्तगालियों की जो नीतियां थी, उनके फ़ायदे थे, उनके जो स्थितियाँ थी, उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन नकारात्मक नहीं आ रहे थे। कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि फ्रांस सीसी जो कंपनियां थी, जो भारत में अंग्रेजों के कुछ समय बाद वो अगर आती है, मुझे क्लियरली अभी नहीं पता है कि फ्रांस पहले आया था, अंग्रेज आया था, मैं किसी भी तरह के स्टेटमेंट को देने से बचूंगा ऑन कैमरा।
लेकिन आगे जब हम लोग फ्रांस को पढ़ेंगे तो हम लोग उसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि पुर्तगाल ही वो पहला व्यापारिक कंपनी थी जिसने पांडिचेरी पे अपना पहला ट्रेडिंग पोर्ट स्टैब्लिश किया था। वो फ्रांस नहीं था। कई लोग इस भ्रम में रहते कि फ्रांस है, लेकिन पुर्तगाल वो एक ऐसा देश है जिसने पहला ट्रेडिंग पोर्ट स्टैब्लिश किया था पांडिचेरी में। अगला जो टॉपिक है वो है आपका रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ पुर्तगीज। अब इसके बीच में एक छोटा सा टॉपिक था, वो उतना रेलेवेंट मुझे नहीं दिखता है, 3-4 लाइन का है, वो हैंडलेबल है। आप पढ़ के उसमें से जो भी एक आध चीज़ निकलती है वो आप निकाल लेना। मुझे उसको एक्सप्लेन करने में कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं उसको स्किप कर दिया। अगला जो पॉइंट है स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया में, उन्होंने सबसे पहले मूर्स को बताया है। मूर्स जो मोरक्को, माली और अल्जीरिया, जो आपके ये जो एरिया है ना अफ्रीकन, यहाँ वो लोग रहते थे। वो लोग पुर्तगालियों के दुश्मन थे जैसे कि अरबियंस, और जब पुर्तगीज़ भारत आए थे तो उन्होंने इस क्षेत्र पर भी अपना वर्चस्व जमाए रखा था। पुर्तगालियों के आगमन के बाद हम लोगों ने ये देखा कि वो कैसे सबसे पहले व्यापार के माध्यम से प्रॉफिट कमाते हैं भारत के साथ, फिर भारत के मसलों में धीरे धीरे हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं, और फिर जब अंततः उन्हें व्यापार में अति वृद्धि और अति मुनाफा होता है तो उसके वजह से वो लोग भारत के आंतरिक और उस समय जो भी हमारे देश के लोकल रूलर्स थे उनके मैटर्स में वो लोग इंटरफेयर कर रहे थे। चाहे वो मराठा हो गया, चाहे वो मुगल्स थे, चाहे वो कोई और छोटे मोटे शासक थे, सबके साथ वो चोर पुलिस वाला खेल खेल रहे थे। इन सारी परिस्थितियों के बाद पुर्तगालियों ने सोचा अब क्या करना है भाई, आगे क्या, रहना भारत में है तो कुछ तूफानी किया जाए। आज कुछ तूफानी करते हैं। वो एक अलग ही मोड में उस समय चल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि चलो अब बादशाह पे थोड़ा सा अपना नियंत्रण स्थापित किया जाए। हम सबको पता है कि उस समय वहाँ पे भारत में अकबर राज कर रहा था। अकबर एक बहुत ही शानदार राजा था। सबसे पहले पुर्तगालियों ने इस मंशा को बनाया कि हमें अब यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार करना है, जिसमें उन्हें सबसे बड़ा बाधक मुस्लिम लग रहे थे, क्योंकि उस समय मुगलों का शासन था और मुगल शासन में मुसलमानों को थोड़ा विशेषाधिकार प्राप्त था। इसलिए वो किसी भी तरह की धार्मिक मसलों में अपनी बयानबाजी में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते थे। वो किसी भी तरह के धार्मिक मामलों में चुप नहीं रहते थे। वो जानते थे कि सरकार हमारी है, सियासत हमारे कंट्रोल में है, जो हम चाहेंगे वो होगा। वो इस बात को शायद समझ नहीं पा रहे थे कि पुर्तगालियों ने भारत को एक तरह से अपने कंट्रोल में अप्रत्यक्ष रूप से कर लिया था। जब वो ईसाई धर्म को प्रचार कर रहे थे तो उस समय उन्होंने मुसलमानों के प्रति बड़ा ही कड़ा रवैया अपनाया। कड़ा रवैया कहने का मतलब वो उन लोगों पे अत्याचार करते थे, उन लोगों के किसी भी गलत कृत्य को बर्दाश्त नहीं करते थे। हालांकि उस समय जो भी हिंदू रूलर्स थे या जो भी हिंदू जनता थी वो उन पे अत्याचार नहीं कर रहे थे। बैलेंस ऑफ पावर दोनों
धर्म पे एक साथ अत्याचार नहीं करना, पहले एक को खत्म करो फिर बाद में दूसरे को खत्म करो। ये इंटेंट के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे थे। फिर क्या होता है, जब एक बार मुसलमानों को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया और फिर गोवा जब उनके कंट्रोल में आ जाता है, हमने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि गोवा में हिंदू रूलर्स का राज था जब पुर्तगालियों का आगमन होता है। तो आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ठीक ठाक इसके बारे में जानकारी होगी। लेकिन एक बार जब गोवा पुर्तगालियों के अधीनस्थ हो जाता है, उसके बाद पुर्तगालियों ने मुसलमानों के अलावा हिंदुओं पर भी बहुत ही अत्याचार किए, क्योंकि उन्हें यह बात पता था कि अब हिंदू हमारे किसी काम के नहीं हैं। सबसे पहले मुसलमानों को सताया, फिर हिंदुओं को सताया और धीरे धीरे व्यापार को एक्सेल कर रहे थे। हालांकि उन्होंने मुगल बादशाह के सामने अपनी एक शानदार छवि बना करके रखी थी। एक बार की बात है, जब बादशाह से किसी जीसस का आमना सामना होता है तो जीसस के धार्मिक बातों से अकबर बहुत ही प्रभावित होता है। लेकिन बादशाह है, काम ज़्यादा होते हैं उनके पास, लेकिन इम्प्रेस कर गया वो बंदा कुछ समय में उसको। तो उसने कहा कि चलो आओ, मैं बुलाता हूँ तुमको, मैं आगमन देता हूँ, मैं तुमको न्योता देता हूँ कि तुम आओ और मुझे धर्म से संबंधित शिक्षा दो, मेरे दरबार में आकर के शिक्षा दो। जब यह बात ईसाई, जो उस समय पुर्तगालियों में जो ईसाई धर्म के आला कमान थे, जब उन्हें पता ये बात चलती है तो वो फूले नहीं समाते हैं। जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए था मैं बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो प्यार करने नहीं आए थे यहाँ, वो व्यापार करने आए थे और वो व्यापार कर रहे थे यहाँ, क्योंकि उन्हें यहाँ से पैसा कमाना था। और वो पैसा कमाने के लिए अब यह चाहते थे कि अब हुकूमत भी उनके कंट्रोल में हो। और ये एक प्रयास उन्हें लगा कि हाँ, ये वो टाइम है जहाँ मुग़ल बादशाह को ईसाई धर्म में चेंज किया जा सकता है, उन्हें बाध्य किया जा सकता है कि अब वो ईसाई धर्म को अपना लें। और एक बार ईसाई धर्म को उन्होंने आगे अपना लिया तो फिर चांदी ही चांदी हो गई। हमारे लिए तो एकदम, तो क्या बोलें, मतलब कोई शब्द ही नहीं, वो लोग सोच ही नहीं पा रहे कि क्या हो सकता है। पूरी दुनिया हमारी, पूरा हिंदुस्तान हमारा, जो चाहे वो जहाँ चाहे वहाँ हुकूमत करेंगे, जैसे चाहे वैसे रहेंगे। तो पहला फरमान, शाही फरमान अकबर के दरबार जारी किया जाता है। और जब अकबर ने शाही फरमान जारी किया, पुर्तगालियों ने उसे हाथों हाथ लिया और पहला जो समूह ईसाई जीसस का भेजा जाता है अकबर के दरबार में 1580 से 83 के बीच में, उनमें रोडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोंसेरेट शामिल थे। वो वहाँ जाते हैं, 3 साल तक वहाँ रहते हैं। समय दर समय अकबर को अपने धर्म की विशेषताओं के बारे में बताते हैं, उन्हें धार्मिक शिक्षा देते हैं। जहाँपनाह बहुत खुश होते हैं। शानदार इंप्रेशन जमाता है बंदा वहाँ जाकर के। अकबर को रहा नहीं जा रहा है, उसे धर्म से एक अजीब ही लगाव था। और शायद यही वजह थी कि अकबर अधिकांश मुग़ल बादशाह जो थे उनमें सबसे शानदार बादशाह था, क्योंकि वो जानता था वो हिंदू के प्रति उतना कट्टर नहीं था, उतनी क्रूरता उसने नहीं बरती थी। उसने राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बना करके रखे थे। और साथ ही साथ वो यह जानता था कि मुझे किस समय किस तरह के निर्णय लेने थे। मैं पर्सनली उनकी हर आर्थिक नीति और धार्मिक नीति का प्रशंसक हूँ। दूसरा नोट भी इसी तर्ज पे ख़त्म होता है। 1590 से 1592 के बीच में फिर से पुर्तगालियों के द्वारा कुछ लोगों के समूह को, जिन्हें ईसाई धर्म के बारे में
अच्छी जानकारी थी, उन्हें वो अकबर के दरबार में भेजते हैं। अकबर उनसे ईसाई धर्म की शिक्षा लेता है, उनसे धर्म की शिक्षा लेता है, और फिर वो रवाना होते हैं 1592 में अपने घर के लिए। तीसरा जो स्टेज था उसमें 1595 में अकबर ने फिर उन्हें बुलाया, और फिर उसी स्टेज पर खत्म हुई उनकी वार्ता। ये तीनों जो समारोह जिसने ईसाइयों को, पुर्तगालियों को मुगल दरबार में एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए मौका दिया, उसमें वो सफल हो गए। उन्हें लगा कि यार अब तो मतलब हो ही गया, अब क्या। बादशाह जब हाँ बोल दे, जब पीछे पलट के देखे और मुस्कुरा दे। और यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, अराइवल ऑफ जहांगीर, क्योंकि हर बादशाह कभी ना कभी तो ऑफ होगा ही। अकबर मौन होते हैं, जहांगीर का आगमन होता है, और फिर परिदृश्य बदलने लगते हैं। अब जब जहांगीर ने अकबर को सक्सीड किया था, तो पुर्तगालियों को लगा था कि ये राजा भी हमारे जैसा ही होगा, हमारे मिजाज का होगा। लेकिन हमें पता है ये जो हमारा देश है वहाँ बाप और बेटे में बहुत कम पड़ती है। हमारे और आपके पे भी ये बात लागू होती है, अधिकांशतः ऐसा देखा जाता है। जहांगीर का जो टेम्परामेंट था वो अकबर से बिल्कुल अलग था। ऐसा कहा जाता है कि बहुत कम उम्र से ही उसे अफीम खाने का शौक़ था, फिर वो शौक़ नशा बन गया, और कई ऐसे एस्पेक्ट थे जहां वो अकबर से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। जहांगीर के राजा बनने के बाद उसने पुर्तगालियों और ईसाइयों के प्रति शुरुआत में उपेक्षा का भाव रखा, वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। पुर्तगालियों को लगा कि यार ये जो हमारे हाथ आया वो मुंह ना लगे, और बिना मुंह लगे वो चला जा रहा है। वो इस बात से बहुत ही खफा हो गए, लेकिन वो प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी राजा मान जाए। राजा है, राजा को मनाना ही पड़ेगा, आप फोर्सफुली कह नहीं सकते हो। आप अभी भी व्यापारी हो और एक सशक्त व्यापारी हो। माइंडसेट जो था वो चाहते थे कि जहांगीर का चेंज हो जाए, और फाइनली वो चेंज कर पाए इसको। शुरुआत के समय में जहांगीर जो थे उन्हें म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, कहा जाता है ऐसा। चित्रकला में उन्होंने भारत में रह करके एक अनूठा प्रदर्शन किया। उनके संरक्षण में चित्रकला बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हुई। आज भी जो पेंटिंग्स होती हैं उनमें जहांगीर के समय में जो पेंटिंग्स की गई हैं उनका नाम लिया जाता है। लेकिन बाद में बादशाह का मिजाज बदलता है, और 1606 में उन्होंने ईसाइयों को फिर से कुछ स्वतंत्रता देती है। सबसे पहला काम वो क्या करते हैं, उन्होंने लाहौर में एक बहुत ही शानदार चर्च का निर्माण कराया, जिसमें कॉलोजियम के साथ साथ वहाँ के जीसस का रेसिडेंस भी था। इसके साथ साथ वहाँ अन्य जो धर्म से संबंधित लोग थे उनके लिए भी रहने की खूब सारी सुविधा थी, जिसने ईसाइयों को एक बार फिर से बादशाह की तरफ देखने को प्रेरित किया कि यार बादशाह का मिजाज बदल रहा है, शायद एक बार फिर से हमें इसे एक ऐसे मौके के रूप में देखना चाहिए जहां बादशाह को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा सके। इसके लिए वो बहुत प्रयासरत रहते हैं। फिर जहांगीर, अब देखो शुरुआत में तो वो बिल्कुल ही उदासीन था पुर्तगालियों को लेकर के, ईसाई धर्म को लेकर के। अब जब उसने उस पर ध्यान देना शुरू किया तो ज़्यादा ही ध्यान देना शुरू कर दिया, शायद दिल से सोचता था हमारे जैसे लोगों की तरह। फिर क्या होता है, उन्होंने ईसाइयों को पुर्तगाल में जिस तरह की
फ्रीडम उनको दी जाती थी अपने धर्म को लेकर के प्रचार करने के लिए, उस तरह की स्वतंत्रता उसने भारत में दी थी। उस समय लगभग 20 जगहों पे ईसाई दीक्षा दी जा रही थी, जिसे बैप्टिज्म कहा जाता है। खास तौर से आगरा में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहा, जिसने बार बार ईसाइयों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि हाँ, बादशाह जो है अब वो ईसाई धर्म में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन अंततः होता ये है कि वो इस बात में सफलता हासिल कर नहीं पाते हैं, और लंबे समय तक ना सुनने के बाद एक जो खींच उनके मन में हो रही थी, जिसने उन्हें थोड़ा सा एग्रेसिव बना दिया। जहाँ वो गलती कर बैठे, वो यह भूल गए कि वो अब भी भारत में एक व्यापारी की ही हैसियत रखते थे। थोड़ी बहुत इधर उधर कर लेने से आपको संप्रभु नहीं बन गए वहाँ के। और फाइनली ये होता है कि जहांगीर और पुर्तगीज़ वायसराय के बीच में एक दरार पैदा हो जाती है जो कभी भर नहीं पाती। फिर अंग्रेज़ों का आगमन होता है और यहाँ से पुर्तगालियों का पतन होना शुरू होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे।